नमस्कार साथियों। आज राजस्थान के मानचित्र की कक्षा को लेकर मैं हाजिर हूं। जैसा कि कोरोना के संक्रमण काल के अंदर हमारे विद्यार्थी एक लंबे समय से ई लर्निंग क्लासेस का जो है वो वेट कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी हो और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता भी हूं, ऑफलाइन क्लास का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन समय की मांग है और समय की मांग को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस ई लर्निंग स्टूडियो से ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विद्यार्थियों को यूट्यूब के माध्यम से दूर ढानी में बैठे विद्यार्थी को भी डिजिटल एजुकेशन का फायदा मिल सके। हमारा ये प्रयास है कि हमारा बाड़मेर मारवाड़ क्षेत्र का और दूरस्थ बाड़मेर जिला, पश्चिमी सीमावर्ती जिला बाड़मेर और यहाँ के स्टूडियो से निकली आवाज आने वाले समय के अंदर राजस्थान के गांव गांव और ढानी ढानी तक जाए और राजस्थान के रिमोट एरियाज में बैठा हुआ विद्यार्थी भी ई एजुकेशन का फायदा उठा पाए। विद्यार्थियों, अगर ये कोरोना का संक्रमण काल नहीं आया होता, वैसे आना नहीं चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि हम इस कोरोना की जंग से जीते, लेकिन कोरोना का संक्रमण काल अगर नहीं रहा होता तो ये डिजिटलाइजेशन का युग, ये ऑनलाइन एजुकेशन का युग शायद आने वाले 5-7 साल बाद होता। मगर आपदा में अवसर की बात, जैसा कि हम करते हैं हमेशा, इस कोरोना के संक्रमण काल ने हमें ऑनलाइन एजुकेशन की आवश्यकता की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित किया और इसीलिए आज पूरे देश के अंदर ई लर्निंग एजुकेशन पर बल दिया जा रहा है। लेकिन विद्यार्थियों, एक लिमिटेड टाइम में आप इस कंटेंट को भी देखें और साथ में घर बैठे अपनी पुस्तकों को पढ़े। मैं बचपन में जब पढ़ा करता था, मेरे अभिभावक, मेरे मार्गदर्शक अक्सर कहा करते थे कि पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र है, और आज मैं आपको यही कह रहा हूं कि किताबें सबसे सच्ची मित्र होती है। अभी कंटेंट को भी देखिए, सब देखिए, आगे जब ऑफलाइन क्लासेस खुले ऑफलाइन में भी पढ़िए, लेकिन जितना समय आपको मिला है इसमें इसमें किताबों को पढ़ के उसका भी फायदा उठाइए और जो ई कंटेंट मिल रहा है एक लिमिटेड टाइम में उसका भी लाभ लीजिए। आज यूट्यूब के ऊपर ढेरों लेक्चर्स हमें एक ही विषय के मिल जाते हैं और हमारा विद्यार्थी एक ही टॉपिक को अनेकों लेक्चरर से पढ़ने के चक्कर में हमारे जो सिलेबस का मूल उद्देश्य है, कंपटीशन एग्जाम को पास करने का जो मूल भाव है, वहां से भटक जाता है। आप लिमिटेड लेक्चर्स, और आप ये तय करिए कि आपको कौन सी क्लासेस, किस लेक्चरर की क्लासेस और कौन से विषय की कौन से जगह से पढ़नी है, कौन से लेक्चरर की पढ़नी है, कौन से टीचर की क्लास कहां से, ज्योग्राफी कहां से पढ़नी है, हिस्ट्री कहां से पढ़नी है, कल्चर कहां से पढ़ना है, मेंटल कहां से पढ़ना है, और आप उसी को अपने बंद कमरे के अंदर मोबाइल के अंदर ईयरफोन लगाकर हॉरिजॉन्टल मोड पर रखकर और बड़े ध्यान से पढ़िए, तब आप पढ़ाई कर पाएंगे। और पुस्तकें जरूर पढ़िए, क्योंकि पुस्तकों से सच्चा मित्र कोई नहीं होता। लेकिन विद्यार्थियों, क्योंकि ई एजुकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, समय की मांग है और आने वाले समय के अंदर अब विद्यार्थी, कल भी जो वीडियोस डाला था ई लर्निंग पे, कमेंट कर रहे थे, सर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जल्दी कराओ, हिस्ट्री जल्दी कराओ, साइकोलॉजी शुरू कर दो। देखिए, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को समझने में भी टाइम लगता है। ऑफलाइन जब क्लासेज होती है, हजारों विद्यार्थी सामने होते हैं, उनको देखकर ही जोश आ जाता है। कैमरे के सामने बोलना भी एक नया अनुभव टीचर के लिए होता है, और हमारा विद्यार्थी जो घर में बैठा है वो बिना मॉनिटरिंग के पढ़ रहा है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अटल है, आपको परीक्षा में निकलना है, तो निश्चित सी बात है, जैसे महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों को वनवास और अज्ञातवास मिला, लेकिन अर्जुन ने उस वनवास और अज्ञातवास को मौज और मस्ती में बिताने के बजाय उस समय को दिव्यास्त्रों की खोज में लगाया, और वो दिव्यास्त्र महाभारत के युद्ध में पांडवों के काम आए। वैसे ही आज आप तमाम विद्यार्थियों के पास अवसर है, अपने दिव्यास्त्रों की खोज करें, और आप जब अपने दिव्यास्त्रों की एक एक सवाल, अलग अलग किताबें, अलग अलग ई लेक्चर्स, बाद में ऑफलाइन खुले तब ऑफलाइन मार्गदर्शन, और इस तरीके से जब आप मार्गदर्शन को प्राप्त करेंगे, सफलता के लिए हमारे तर्कस में हर तीर होना चाहिए। यह परीक्षा हमारी रणभूमि है। पुराने जमाने के अंदर युद्ध लड़े जाते थे तलवारी और भालों से, आज ये परीक्षा हमारी रणभूमि है, जहां कलम और मस्तिष्क ये हमारे हथियार है। कलम और मस्तिष्क हमारे हथियार है, और हमारा जो तर्कस है, हमारा जो तुईर है, उसमें हर वो बाण होना चाहिए जो परीक्षा की रणभूमि को बेच सके। और विद्यार्थियों, कई रणभूमियां आने वाले समय में सजने वाली है।
चाहे वो रीट की हो, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे वो पटवार की हो। और हमारे विद्यार्थी अगर ढंग से पढ़ेंगे तो निश्चित सी बात है वो ई कंटेंट का फायदा भी उठा पाएंगे। यहां तो विद्यार्थी को ही खुद की मॉनिटरिंग करनी है और खुद अपने आप में दृढ़ होकर पढ़ना है। विद्यार्थियों, आज राजस्थान के मानचित्र की क्लास लेकर आया हूं और केवल एक नहीं, आने वाली 2-3 क्लास में इस मानचित्र पर विशेष बात करने वाला हूं। यह राजस्थान का जो नक्शा, राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे हिस्ट्री पढ़ो, चाहे कल्चर पढ़ो, नक्शा याद होना चाहिए। हम राजस्थान का इतिहास पढ़े और हम बात करें हल्दी घाटी का युद्ध और आपके दिमाग में हल्दी घाटी का चित्र ही नहीं बने। देखिए, कोई भी चीज कंटेंट को याद करने के लिए पहली जो मेमोरी टिप है वो ये है कि जो भी पढ़े उसकी इमेज, उसका चित्र, उसकी लोकेशन आपके मस्तिष्क के अंदर बननी चाहिए। महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं, महाराणा प्रताप का चित्र पढ़े और चित्र बने और चित्तौड़गढ़ पढ़ रहे हैं, चित्तौड़ का शाखा आया, आपके दिमाग में चित्तौड़ की लोकेशन आनी चाहिए। हाँ, राजस्थान वहां पे उस जगह पे चित्तौड़ है। हम कला और संस्कृति के अंदर बोलियां पढ़े, शेखावाटी बोली, मेवाड़ी बोली, बागड़ी बोली। आपको मेवाड़, शेखावाटी, बागड़ी पता नहीं तो कैसे पढ़ोगे? हमको सबसे पहले राजस्थान का मानचित्र पढ़ना होगा। हम पढ़ रहे कांठल का ताजमहल, काकापुरी जी की दरगाह प्रतापगढ़, हमें कांठल क्षेत्र ही पता नहीं नक्शे में कहां है, तो फिर कैसे याद होगा? तो याद करने के लिए जरूरी है कि जो चीज याद करे उसका चित्र, उसकी इमेज हमारे मस्तिष्क में बने। विद्यार्थियों, मैं मूल मुद्दे पर आ रहा हूं और हमारा मूल मुद्दा है राजस्थान का मानचित्र। लेकिन विद्यार्थियों, राजस्थान का मानचित्र भी ऐसा नहीं, वैसे तो मैं चाहूं 5 मिनट में आपको मानचित्र भरवा सकता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य कि हमारे वो विद्यार्थी जिन्होंने कभी जिंदगी में नक्शा पढ़ा ही नहीं है, और केवल कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट्स ही नहीं, कक्षा 6 से लेके और कंपटीशन एग्जाम देने वाला हर विद्यार्थी और हर व्यक्ति के लिए तो राजस्थान से बिलोंग करता है, राजस्थान के किसी एग्जाम को फाइट करता है, उसे मानचित्र का अच्छा नॉलेज हो जाए। विद्यार्थियों, राजस्थान का यह क्षेत्रफल, राजस्थान का यह जो नक्शा आप देख रहे हैं, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखिए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल। यह जो नक्शा आपके सामने है, जिसमें 33 क्रमांक लिखे हुए हैं अलग अलग जिलों के लिए, यह अलग अलग जिलों को डिनोट करता हुआ एक एक क्रमांक, और राजस्थान के 33 जिले जो आप इस नक्शे में देख रहे हैं, इनका पूरा क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। विद्यार्थियों, ये राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये कौन सी तारीख से अस्तित्व में है? 1 नवंबर 1956 से अस्तित्व में। कब से? 1 नवंबर 1956। विद्यार्थियों, ध्यान देना, 1 नवंबर 1956 की वो ऐतिहासिक तारीख जिस दिन हमारा वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया, उस दिन जिले 33 नहीं थे, जिले 26 ही हुए 1 नवंबर 1956 को, मगर आज कितने हैं? 33। लेकिन हमारे राजस्थान का यह 34/39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, मैंने क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में बताया है। हमारे विद्यार्थी जो वीडियो को देख रहे हैं वो वर्ग मील में निकालकर अगर वीडियो के बाद में कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, कुछ सवाल भी आपको दूंगा जो करने हैं, कमेंट करने हैं, लेकिन कमेंट चलती क्लास में मत करिए, क्लास के बाद सवालों के उत्तर दे दीजिए। चलती क्लास में हाय हेलो भी नहीं करना है। आप सुनिए ध्यान से क्या कह रहा हूं, आपको जानकारी हो, यह 34/39 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्रफल को याद रखना भी बड़ा कितना इजी है। आप देखिए, राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे पहले नाम आया चौथी। हम जिस राजस्थान में रहते, और वैसे तो आप विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हैं वो जरूरी नहीं बाड़मेर, मारवाड़, वो कहीं का भी हो सकता है, लेकिन ये आवाज जिस मारवाड़ क्षेत्र से निकल रही है, उस मारवाड़ क्षेत्र में एक जमाना हुआ करता था जब लड़के की चाह में लड़कियां पैदा होती रहती थी। आज की तारीख में तो हम लड़के और लड़की को बराबर मानते हैं, शिक्षा का प्रसार भी धीरे धीरे हो रहा है। गांवों में आज भी रिमोट एरियाज में बड़ी दूभर स्थिति है, लेकिन सोच कुछ इलाकों में बदली है। मगर पुरानी सोच की बात करूं, लड़के की चाह में लड़की का जन्म होता रहता था। एक लड़की हो गई, दूसरी लड़की हो गई, तीसरी लड़की हो गई, फिर कहते थे लड़की तीजी हुई, हमें ये नाम रखो तीजो,
फिर चौथी लड़की होती थी, उसका नाम चौथी। देखिए ये चौथी लिखा है ना, चौथी, ये मारवाड़ क्षेत्र में लड़की का नाम है। तीसरी लड़की का नाम तीजो, चौथी लड़की का नाम चौथी, पांचवी लड़की हुई, इसका नाम पांची, छठी लड़की हो गई ओ लड़को बड़े चूक्यो, मैं वो को नहीं, ये रो नाम रखो चूकी। और सातवीं लड़की हुई, हे भगवान हमें तो आवो कर है धाप्या, ये लड़की रो नाम धापू, ये बाई रो नाम धापू, तीजी बाई रो नाम तीजो, चौथी बाई रो नाम चौथी, पांची बाई रो नाम पांची, छठी बाई चूकीन, हाथवी बाई धापू। अब बाई अपने मारवाड़ रे मई, ये मारवाड़ क्षेत्र में लड़की ना क्या बाई, तो चौथी बाई, अरे चौथी बाई कितने साल हो रहा है, 39 साल हो रहा। चौथी बाई कितने साल हो रहा है, 39 साल हो रहा। चौथी बाई 39 साल की, और चौथी बाई 39 साल का कदे हुआ, 1 नवंबर 1956। कदे मतलब कब हुए। चौथी बाई 39 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आज की तारीख में तो शिक्षा का प्रसार हो गया, लड़का लड़की बराबर हम शहरों में मानने लगे, गांवों में भी स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। मगर पुराने जमाने की बात थी जब लड़कियों के नाम इस तरह रखे जाते थे। आप चौथी लड़की का नाम चौथी, लड़की को कहते हैं बाई, और आप 22 लर्निंग पे पढ़ रहे इसलिए भी 22, और 39, चौथी बाई 39 और चौथी बाई 39 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। वर्ग मील में कितना, ये आप कमेंट करिएगा। और यह राजस्थान का क्षेत्रफल 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, और 1 नवंबर 1956 की वो ऐतिहासिक तारीख, क्या हुआ उस दिन, ये वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन अजमेर और मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में मिलाया गया। 1 नवंबर 1956 की वो ऐतिहासिक तारीख है जब सिरोही की आबू और देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया। 1 नवंबर 1956 की वो ऐतिहासिक तारीख है जब मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का गांव सुनील टप्पा राजस्थान में शामिल किया गया और झालावाड़ में मिलाया गया। और 1 नवंबर 1956 की ऐतिहासिक तारीख है जब झालावाड़ जिले का सिरोंज कस्बा मध्य प्रदेश को दे दिया गया। विद्यार्थियों वापस सुनिएगा, मैंने ये जो चीजें बताई है आपको जानकारी के लिए, आगे जब राजनीतिक एकीकरण पढ़ाऊंगा तब विस्तार से बताऊंगा। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान बना, और यह वर्तमान राजस्थान बना जस्टिस फजल अली आयोग की सिफारिश पर। जस्टिस फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें जस्टिस फजल अली हुआ करते थे, जिसमें हरदेनाथ जी कुंजरू हुआ करते थे, जिसमें के.एम. पन्नेकर हुआ करते थे, और जिस आयोग के सचिव वीपी मेनन हुआ करते थे। उस राज्य पुनर्गठन आयोग या जिसको कहते हैं जस्टिस फजल अली आयोग, विद्यार्थियों ये राज्य पुनर्गठन आयोग या जस्टिस फजल अली आयोग जिसकी सिफारिश पर भारत की संसद ने 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम एग्जीक्यूट किया। 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जब एग्जीक्यूट हुआ, लागू हुआ, विद्यार्थियों वो ऐतिहासिक दिन 1 नवंबर 1956 का था। जिन राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसमें राजस्थान भी एक राज्य था जो पुनर्गठन के दायरे में आया। लेकिन इस राजस्थान का पुनर्गठन, वर्तमान राजस्थान, एकीकरण का 7वां चरण, विद्यार्थियों वास्तव में देखोगे तो राजस्थान का एकीकरण टोटल मिलाकर 7 चरण, और वो 7 चरण 18 मार्च 1948 से लेके और 1 नवंबर 1956 तक, 18 मार्च 1948 से लेके 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण। कैसे बना हमारा राजस्थान? राजस्थान का बनना कोई बच्चों का खेल, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं था। वल्लभ भाई पटेल को और वीपी मेनन को कितने पापड़ बेलने पड़े, ये तो हम एकीकरण में ही पढ़ेंगे। मगर विद्यार्थियों, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का ये जो सिरोही आप देख रहे हैं, आपको जानकारी हो राजस्थान का सिरोही, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का ये जो सिरोही है, आपको जानकारी हो 1 नवंबर 1956 को ये सिरोही जिला और इस सिरोही जिले की 2 तहसीलें आबू और देलवाड़ा, ये आबू और देलवाड़ा राजस्थान में मिलाई गई। तो विद्यार्थियों आपका प्रश्न हो सकता है आबू और देलवाड़ा पहले कहां था? 1 नवंबर 1956 से पहले ये आबू और देलवाड़ा बंबई प्रांत का हिस्सा थे।
क्यों थे? वल्लभ भाई पटेल के दिमाग में 26, देखिए विद्यार्थियों, वैसे तो 15 मई 1949 को जब राजस्थान के एकीकरण को आप पूरा पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि 15 मई 1949 को संयुक्त वृहद राजस्थान तो बन गया, लेकिन सिरोही की कमी खल रही थी। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ, गणतंत्र बना, और जब देश का गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण संपादित हुआ। तो उस छठे चरण के अंदर आबू और देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही तो राजस्थान का हिस्सा था, लेकिन आबू और देलवाड़ा राजस्थान का हिस्सा नहीं थे। क्यों? क्योंकि माननीय वल्लभ भाई पटेल जो इस पूरे एकीकरण की प्रक्रिया के सूत्रधार थे, जो भारत के बिस्मार्क के नाम से जाने जाते हैं, विद्यार्थियों, जैसे प्रशा में बिस्मार्क था, वैसे भारत में वल्लभ भाई थे। और भारत में वल्लभ भाई की बात जब मैं करता हूं तो वल्लभ भाई चूंकि वर्तमान गुजरात का जो जूनागढ़ क्षेत्र है, वहां के निवासी थे वल्लभ भाई। और वल्लभ भाई ने यह दिमाग लगाया कि वो जूनागढ़ जो गुजरात का हिस्सा और वो गुजरात जो बंबई का हिस्सा है, आज की तारीख में मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, लेकिन उस समय गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर बंबई प्रांत कहते थे। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को मिलाकर, आपको जानकारी हो, गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर उस समय क्या कहते थे? गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर उस समय कहते थे बंबई प्रांत। उस समय गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर बंबई प्रांत कहते थे। और इसी बंबई प्रांत 1960 के बाद फिर ये बंबई प्रांत अलग हो गया गुजरात महाराष्ट्र में, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिलकर बंबई प्रांत कहलाता था। आबू और देलवाड़ा ये किसमें शामिल कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को बंबई प्रांत में। लेकिन विद्यार्थियों, 1950 में ही दुर्भाग्य से वल्लभ भाई पटेल इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और बाद में जस्टिस फजल अली आयोग जो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बना, और उसके बाद में फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जब अपना काम किया और 1955 में भारत सरकार को रिपोर्ट पेश की, और उसी रिपोर्ट की तर्ज पर जब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो उसमें वापस आबू और देलवाड़ा बंबई से लेके और किसको दे दिया? राजस्थान को। किसका योगदान था? गोकुल भाई भट्ट का नाम कैसे आया, वो सब अपन एकीकरण में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं इस तारीख का महत्व बता रहा हूं कि 1 नवंबर 1956 को यह आबू और देलवाड़ा तहसीलें ये बंबई प्रांत से लेकर राजस्थान में शामिल कर दी गई। 1 नवंबर 1956 को यह अजमेर, 18 नंबर पे अजमेर, ये भी, और ये छोटा सा गोला जो आप देख रहे हैं पाली और राजसमंद के बॉर्डर पर, ये भी अजमेर। राजस्थान में एक तो अजमेर और एक आप देखेंगे चित्तौड़, ये 2 भौतिक भूभागों में टूटे हुए। अभी ज्योग्राफी आगे चलेगी तो सारी चीजें आएगी। ये 18 नंबर पे अजमेर और ये छोटा सा गोला भी विद्यार्थियों अजमेर, ये अजमेर मेरवाड़ा, और ये अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, 1 नवंबर 1956 को ये भी राजस्थान में शामिल कर दिया। 1 नवंबर 1956 को सिरोही की आबू और देलवाड़ा तहसीलें राजस्थान में मिली। 1 नवंबर 1956 को यह अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला। 1 नवंबर 1956 को विद्यार्थियों एक झालावाड़ जिले के अंदर एक जगह जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का गांव सुनेल टप्पा। यह सुनेल टप्पा गांव यह मध्य प्रदेश राज्य के अंदर पहले हुआ करता था मंदसौर जिले में, लेकिन 1 नवंबर 1956 को यह सुनेल टप्पा कहां शामिल हो गया? झालावाड़ जिले में। और झालावाड़ जिले का एक कस्बा था जिसका नाम था सिरोंज। अरे देखिए, मध्य प्रदेश का एक गांव लिया है तो बदले में एक गांव तो देंगे। यह जाजम वाली पंचायती है। मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का गांव सुनील टप्पा राजस्थान के झालावाड़ में मिला, और झालावाड़ जिले का सिरोंज कस्बा हमने किसको दे दिया? यह हमने मध्य प्रदेश को दे दिया, जो वर्तमान में मंदसौर का पार्ट है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 1 नवंबर 1956 को सिरोही की आबू और देलवाड़ा तहसील, केंद्र शासित रहने वाला अजमेर मेरवाड़ा, मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का गांव सुनेल, ये सब राजस्थान में आए, और झालावाड़ का सिरोंज कस्बा हमने किसको दे दिया? मध्य प्रदेश को दे दिया। और 1 नवंबर 1956 को हमारा ये वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया।
लेकिन विद्यार्थियों, ये वर्तमान राजस्थान 34/39 वर्ग किलोमीटर, और ये कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956। लेकिन उस समय ये राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य था? दूसरा। लेकिन आज की तारीख में, टुडे, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर पे है? पहला। तो जब 1 नवंबर 1956 से लेकर आज दिनांक तक राजस्थान का कोई गांव, कोई बॉर्डर, कोई बाउंड्री, कोई हिस्सा हमने किसी दूसरे राज्य को दिया नहीं, किसी से लिया नहीं, फिर राजस्थान दूसरे से पहला कैसे आया? देखिए, समझिए, ये मान लो राजस्थान है, और ये हमारा राजस्थान का पड़ोसी जो राजस्थान की इस साइड है, ध्यान दीजिए, ये मध्य प्रदेश है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से उस समय दूसरे नंबर थे। राजस्थान की बाउंड्री तो वही है जो 1 नवंबर 1956 को थी, कोई परिवर्तन ही नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य के अंदर, आपको ध्यान हो, 1 नवंबर 2000, तारीख वही है 1 नवंबर, लेकिन वर्ष 2000, मध्य प्रदेश राज्य के 2 टुकड़े हो गए। एक राज्य एमपी बन गया तो दूसरा राज्य छत्तीसगढ़। हमारी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हमसे छोटा हो गया और राजस्थान भारत में नंबर 1 हो गया। आज की तारीख में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है, ऑल इंडिया में नंबर 1 पे है। विद्यार्थियों, इस बात को समझना होगा। लेकिन राजस्थान की बाउंड्री में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह अलग बात है कि राजस्थान के अंदर जब 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला, तो राजस्थान में जिलों की संख्या अजमेर सहित 26 हो गई थी। लेकिन आज की तारीख में राजस्थान में जिले कितने हैं? 33। आने वाली क्लासेस के अंदर आपको अभी लिखना नहीं है, लेकिन आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा कि 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर बना। 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान का 28वां, 29वां और 30वां जिला बारादोसा और राजसमंद बने। 12 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला करौली बना। 12 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ बना। 19 जुलाई 1997 को राजस्थान का 32वां जिला करौली बना और 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया गया। प्रतापगढ़ जब बना तो वो भी एक जिले से नहीं, 3 जिलों से टूटकर बना था। उदयपुर की धारियावाद तहसील को लिया, बांसवाड़ा की पीपलकुंड तहसील को लिया और चित्तौड़गढ़ जिले से प्रतापगढ़, अरनोद और छोटी सादड़ी को लिया और प्रतापगढ़ जिला बनाया। आने वाली क्लासेस में जब ज्योग्राफी आएगा तो बाकायदा क्रम बाई क्रम की कौन से जिले से कौन सा जिला बना, किसको तोड़ा, ये सारा आपको एक एक करके यहां पे लिखूंगा, आप समझेंगे। लेकिन अभी मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि 1 नवंबर 1956 को 26 जिले हुए, लेकिन आज तारीख में 33 जिले हैं 2008 के बाद। जिलों की संख्या भले ही बढ़ी, मगर राजस्थान की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं। हमने एक जिले को तोड़कर दूसरा जिला बना लिया, मगर हमने दूसरे जिले से उसका इंच भर भी लिया नहीं और उसको इंच भर भी दिया नहीं। तो राजस्थान का यह वर्तमान जो स्वरूप अस्तित्व में है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 34/39 वर्ग किलोमीटर। और यह कब से है? 1 नवंबर 1956 से। और उस समय क्षेत्रफल में दूसरा नंबर था, आज क्षेत्रफल में पहला नंबर है। समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन नक्शे पर चलो उससे पहले एक छोटी सी बात और बताऊंगा, और वो है दिशा। अक्सर क्या होता है, हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, नक्शा भी भर लेते हैं, और मैंने अभी पूछ लिया कि राजस्थान के सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, या उत्तर में कौन सा संभाग है, या दक्षिण में कौन सा जिला है, उत्तर पश्चिम में क्या है, दक्षिण पूर्व में क्या है, उत्तर से दक्षिण में जिलों का क्रम। ज्योग्राफी में अरावली पढ़ रहे हो, पूछ लिया दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व का विस्तार। लेकिन आपको डायरेक्शन का नॉलेज नहीं है तो नहीं कर पाओगे। आप परीक्षा के हॉल में, चाहे आप राजस्थान जी की पढ़ो, चाहे मेंटल एबिलिटी पढ़ो, आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी को देखकर दिशा का ज्ञान नहीं करना, आपको कागज पर दिशा का ज्ञान करना है। और कागज पर जब भी काम करें तो सबसे ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर। सबसे ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर, नॉर्थ। सबसे नीचे कौन सी दिशा है विद्यार्थियों? दक्षिण, यानी कि साउथ। ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, नीचे कौन सी है? दक्षिण, यानी कि साउथ। इधर आप देख रहे हैं हमारा ये 5 नंबर पर आपको पता है जैसलमेर, और ये 6 नंबर पर बाड़मेर,
अभी नक्शा नहीं भरवा रहा हूं, अभी केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतना तो पता ही है कि हमारा जैसलमेर बाड़मेर ये पश्चिमी राजस्थान है। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? पश्चिम, और पश्चिम को अंग्रेजी में कहते हैं वेस्ट। इधर की साइड 28, ये भरतपुर, 27 पे ये धौलपुर। तो भरतपुर और धौलपुर ये डायरेक्शन कौन सी है? पूर्व यानी कि ईस्ट। विद्यार्थियों इतना समझिए, ऊपर ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, नीचे दक्षिण। इधर हमारा जैसलमेर बाड़मेर पश्चिम, उस साइड जाओगे पूरब। कभी भी पेपर पर काम करो अपने जहन में बिठा लीजिए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब। दिमाग में सेट कर लो, कागज पे काम कर रहा हूं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। समझ में आया होगा। और नहीं तो वीडियो को रिवाइव भी कर सकते हो। ऑफलाइन में तो बार बार बताओ, लेकिन यहां वीडियो को रिवाइव करने का ऑप्शन भी है। विद्यार्थियों ध्यान दें, उत्तर और पश्चिम के बीच में जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? इतना अपने दिमाग में बिठा लो कि हमें जब भी हम मानचित्र पर काम करेंगे, ऊपर उत्तर है, इधर पश्चिम है, लेकिन उत्तर और दक्षिण बड़ी बहन है, इसलिए बीच की डायरेक्शन लिखते समय मैं पहले बड़ी बहन का नाम लिख लेता हूं। वैसे कोई कारण नहीं है, मगर ट्रेडिशनली लिखते ऐसा ही है हम लोग। उत्तर यानी कि नॉर्थ, और इधर पश्चिम यानी कि वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या हो गया? उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। पश्चिम और दक्षिण के बीच में, लेकिन फिर भी लिखेंगे बड़ी बहन, और बड़ी बहन जब भी लिखेंगे तो ध्यान दे दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। ध्यान दीजिएगा, उत्तर और पश्चिम के बीच में नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम। जब अरावली पर्वतमाला पढ़ेंगे तो दक्षिण पश्चिम में हम पढ़ेंगे खेड़ ब्रह्मा से विस्तार, तो दक्षिण पश्चिम काम आएगी डायरेक्शन। इधर उत्तर और इधर पूर्व के बीच में विद्यार्थियों, ये उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, और इधर की साइड दक्षिण और पूर्व के बीच में डायरेक्शन कौन सी है? दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट। एक बार वापस देख ले, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। यह डायरेक्शन का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, जिन दो के बीच में भी लो, उत्तर दक्षिण को बड़ी बहन मानकर पहले लिख लो, पूर्व पश्चिम को छोटी बहन मानकर बाद में लिख लो। इस तरीके से आपको डायरेक्शन का नॉलेज भी हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों, अब आ रहा हूं राजस्थान की नक्शे को भरने के लिए, क्योंकि आज जब नक्शा शुरू किया कुछ तो बताऊंगा आपको, लेकिन अभी इसलिए भी थोड़ा समय मैंने लिया क्योंकि हमारे विद्यार्थी खाली नक्शा लेकर पास में नहीं बैठे। आज के वीडियो के बाद अब एक खाली नक्शा कल की क्लास जब भी आए तो लेकर बैठिए और आप समझिए साथ साथ, और हंसी मजाक में ई लर्निंग को मत ग्रहण करिए। एक सीरियस स्टूडेंट की तरह रीट की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, और अगर आप अभिभावक है तो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला आपका बेटा हो, बेटी हो, लेकिन नक्शा हर एक को आना चाहिए। और बड़ा अच्छा सा 2-3 वीडियो आप सुनाएंगे, मैं समझता हूं कि साथ साथ पढ़ते रहोगे, राजस्थान जीके को बड़े अच्छे से अपने जहन के अंदर बिठा पाओगे। मगर सीरियसली पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। विद्यार्थियों ध्यान दें, मैं सबसे पहले आज शुरुआत कर देता हूं राजस्थान के नक्शे को भराने की। और मैं नक्शे को भराते समय वैसे तो 5 मिनट में भी भरा सकता हूं, लेकिन मैं साथ साथ हर जिले के बारे में कुछ कुछ बातें बताऊंगा। वो याद नहीं करनी, वो केवल इसलिए कि हम उस जगह पर रुके और उस जगह के बारे में बात करें। जब उस जगह की चर्चा जीके में कहीं और होगी तो हम उस जगह के बारे में विस्तार से बात करें। विद्यार्थियों, सबसे पहले ये डायरेक्शन तो आपको पता ही है, उत्तर। और जब ये डायरेक्शन आपको पता है उत्तर, तो आपको जानकारी हो इस उत्तर दिशा में राजस्थान, वैसे राजस्थान में आज की तारीख में कुल कितने संभाग है? 7। संभाग की व्यवस्था क्या है, इसमें कितने पहले क्या था, 1 नवंबर 1956 को क्या था, सुखाड़िया साहब ने कब खत्म की, हरिदेव जोशी ने कब प्रारंभ की, अब कितने संभाग है, वसुंधरा जी के काल में 2005 में 7वां संभाग भरतपुर बना, आज की तारीख में 7 संभाग। विद्यार्थियों, हमारा राजस्थान टोटल मिलाकर कितने संभागों में विभक्त है? प्रशासनिक दृष्टि से 7 संभाग, और जिले कितने हैं? 33 जिले। क्यों विद्यार्थियों?
क्योंकि 34x39 वर्ग किलोमीटर के राजस्थान पर अगर जयपुर में बैठकर राजस्थान के राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र, माननीय कलराज मिश्र, और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत अगर जयपुर में बैठकर शासन चलाना चाहे पूरे राजस्थान पर, तो अकेले नहीं चला सकते। इसलिए प्रशासनिक विकेंद्रीकरण जरूरी है, और राजस्थान में प्रशासन चलाने के लिए और जयपुर में बनाई हुई सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से 7 संभाग और कितने जिले हैं? 33 जिले। इन 7 संभागों में राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग, सबसे ऊपर सबसे उत्तर में कौन सा संभाग है विद्यार्थियों? बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग है? बीकानेर। और इसमें कितने जिले हैं बीकानेर संभाग में? 4 जिले। देखिए, मैं जब नक्शा बनाऊंगा तो संभाग भी साथ में और जिला भी साथ में, दिमाग में सेट करिए, अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर उत्तर में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 मिलाकर कहलाता है बीकानेर संभाग। और इस बीकानेर संभाग के अंदर 1 नंबर पर जो जिला देख रहे हैं, गंगानगर जिला। विद्यार्थियों ध्यान दें, यह गंगानगर जिला 1 नंबर पे। राजस्थान में जब गंगानगर जिले की बात आगे करेंगे, विद्यार्थियों भूगोल में पढ़ते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ को, ये गंगानगर 1 नंबर और ये 2 नंबर पे हनुमानगढ़। इससे गंगानगर हनुमानगढ़ को योध्य प्रदेश की भूमि कहते हैं। ये 1 नंबर पे गंगानगर, ये 2 नंबर पे हनुमानगढ़। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, ये गंगानगर जिला जो 1 नंबर पे है, ये गंगानगर जिला राजस्थान के अंदर योध्य प्रदेश की भूमि, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जहां सिख जाति की आबादी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पंजाब के पड़ोस में पड़ता है। मैं विशेष रूप से अगर 1 नंबर पर गंगानगर की बात करूं तो विद्यार्थियों, ये राजस्थान का वो जिला है जिसे धान का कटोरा कहते हैं, जिसे राजस्थान का अन्नागार कहते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति में जब राजस्थान के गुरुद्वारों को पढ़ोगे, राजस्थान के मेलों को पढ़ोगे, तो गंगानगर के राय सिंह नगर के अंदर गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ जी आएंगे याद, और सावन की अमावस को लगने वाला बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारे का मेला भी आएगा याद। ये गंगानगर को राजस्थान की कला संस्कृति में पढ़ोगे तो इसी गंगानगर के अंदर बिंजोर की धरती पर लैला और मजनू की मजार पर लगने वाला मेला भी याद आएगा। विद्यार्थियों, ये गंगानगर सिंचाई परियोजनाओं में गंगा नहर का भी जिक्र होगा। ये गंगानगर, विद्यार्थियों, ये गंगानगर राजस्थान के अंदर सरकारी शुगर मिल अगर कहीं है तो वो गंगानगर की शुगर मिल है। विद्यार्थियों, ये गंगानगर 1 नंबर पे है, और इसी गंगानगर के पड़ोस में 2 नंबर पे हनुमानगढ़। अभी एक्स्ट्रा चीजें सारी जहां जहां टॉपिंग होंगे वहां आएंगे, लेकिन ध्यान रखें 2 नंबर पे हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ की बात होती है, हनुमान जी, बजरंगबली, बालाजी खिलाड़ी थे, मतवाले थे। तो खिलाड़ी क्या खेलता है? खेल, और इसलिए खेल के सामानों का शहर हनुमानगढ़। यह हनुमानगढ़ विद्यार्थियों ध्यान दें 2 नंबर पे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जिसका पुराना नाम भटनेर था, आज भी हम भटनेर कहते हैं, लेकिन आज एक नया नाम हनुमानगढ़ प्रशासनिक दृष्टि से हमने इसको स्वीकार किया है। 1805 से पहले तो इसका नाम ही हनुमानगढ़ सिटी, जो शहर, इसका नाम ही भटनेर था। लेकिन 1805 के अंदर जब बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने चाहता खान भट्टी के चंगुल से भटनेर को हासिल किया, तो चूंकि 1805 में जिस दिन सूरत सिंह ने भटनेर को हासिल किया वो दिन मंगलवार था, और मंगलवार होता है बालाजी का दिन, इसलिए भटनेर, बालाजी मतलब हनुमान जी, तो भटनेर का नाम, ये भटनेर, और भटनेर का नाम अब क्या पड़ गया? हनुमानगढ़। इसी हनुमानगढ़ जिला, जब राजस्थान की नदियां पढ़ेंगे तो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी घग्गर नदी इसी हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। यह हनुमानगढ़ जिसका जिक्र अक्सर चलता है, गंगानगर हनुमानगढ़, ध्यान दें ये दोनों ही सिंचाई की दृष्टि से, चाहे वो गंगनहर परियोजना हो, चाहे वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो, चाहे भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट हो, इनका लाभ भी सबसे ज्यादा इन्हीं 2 जगहों ने उठाया, गंगानगर हनुमानगढ़। मेरा उद्देश्य इन जगहों पर रुकने का इसलिए कि हमारे विद्यार्थी के जहन में सेट हो जाए 1 नंबर ये सबसे ऊपर गंगानगर और ये 2 नंबर हनुमानगढ़। लेकिन विद्यार्थियों, गंगानगर और हनुमानगढ़ के नीचे ये 3 नंबर पे बीकानेर आता है, और बीकानेर का नाम लेते ही
अक्सर मेरे मुंह में पानी आता है क्योंकि रसगुल्ला, भुजिया और पापड़ याद आते हैं। बीकानेर का भुजिया, मोठ का भुजिया, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, वो भुजिया वही बनता है। बीकानेर का मोठ का भुजिया अगर बाड़मेर की धरती पर वही कारीगर बना ले तो भी बीकानेर जैसा टेस्ट नहीं आएगा। उस जगह का ही अपना पेटेंट है, जगह, उस मिट्टी, वो मेट वाली मिट्टी। भुजियों में भी कहीं ना कहीं उस मेट का स्वाद हमें आ ही जाता है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, वो बीकानेर की सरजमीन, बीकानेर, या राजस्थान की कला संस्कृति में इस बीकानेर का जिक्र कई बार करेंगे। ये वही बीकानेर है जहां देशनोक की धरती पर करणी माता जी का भव्य मंदिर, जहां भारी संख्या में हम चूहों को देखते हैं, सफेद चूहे, चूहों की बड़ी तादाद, वो काबा का रूप, वो करणी माता का मंदिर। जब इस बीकानेर की बात करता हूं तो इसी बीकानेर के कोला, आपको जानकारी हो, कोलायत की धरती जहां कपिल सरोवर है, कपिल मुनि की तपोभूमि है, ये वही बीकानेर है जहां लूणकरण सर भी है, जिसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ये बीकानेर जहां राय सिंह जी का बनाया हुआ जूनागढ़ का किला है। बीकानेर, जूनागढ़ किला, राय सिंह जी का बनाया हुआ वो किला, जिसमें आप देखेंगे राजस्थान के चुनिंदा किले होंगे लिफ्ट वाले, लिफ्ट लगी हुई है, पहली लिफ्ट। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ये बीकानेर है। 1 नंबर पे गंगानगर, 2 नंबर पे हनुमानगढ़ और ये 3 नंबर पे क्या है? बीकानेर। हमारा स्कूल शिक्षा का निदेशालय, प्रारंभिक और माध्यमिक के निदेशालय, डायरेक्टरेट, वो भी बीकानेर में। विद्यार्थियों वही बीकानेर जो जोधपुर के राठौड़ राजघराने के राव जोधा, उनके बेटे बीका ने बसाया था, वो बीकानेर, राठौड़ों की विरासत वो बीकानेर। ये 3 नंबर पे। और बीकानेर के बाद 4 नंबर पे राजस्थान का सबसे गर्म जिला और राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? चूरू। वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा चूरू में होता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में सबसे हाई टेम्परेचर यहां ही होता है और सर्दियों में अगर सबसे कम टेम्परेचर तक कोई जिला जाता है तो भी चूरू ही जाता है। इसलिए एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस, वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा का है चूरू। और केवल यही नहीं, राजस्थान की कला और संस्कृति में जब आप पढ़ेंगे, साहबा का गुरुद्वारा भी चूरू में है, जहां सिख समुदाय का सबसे बड़ा मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसी चूरू के अंदर नगर श्री शोध संस्थान भी है। विद्यार्थियों ये चूरू की धरती, शेखावाटी के अंदर जो चूरू, सीकर और झुंझुनू आते हैं, उसमें सीकर और झुंझुनू जयपुर जिले संभाग में जाएंगे, लेकिन चूरू कौन से संभाग में? बीकानेर। वैसे तो चूरू, सीकर, झुंझुनू शेखावाटी है, मगर सीकर और झुंझुनू अभी हम लास्ट में करेंगे जब जयपुर संभाग पढ़ेंगे। अभी दिमाग में केवल 4 जिले बिठा देना नक्शे के। सबसे पहले सबसे ऊपर गंगानगर, गंगानगर का पड़ोसी हनुमानगढ़ और 3 नंबर पर बीकानेर और 4 नंबर पे चूरू। विद्यार्थियों ध्यान दें, आपको जानकारी हो, 1 नंबर पे गंगानगर, 2 नंबर पे हनुमानगढ़, 3 नंबर पे बीकानेर और 4 नंबर पे चूरू। ये राजस्थान का एक संभाग है, बीकानेर संभाग। सवाल पूछ ले राजस्थान के सबसे उत्तर में कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। सवाल पूछ ले राजस्थान के सबसे उत्तरी जिले कौन से है? गंगानगर, हनुमानगढ़। अभी जब पूरा नक्शा भरेंगे तो मैं ढेरों सवाल और प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के माध्यम से भी अपन आने वाले क्लासेस के अंदर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों अभी हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को भी समझ रहे हैं। आप बार बार कमेंट करके कि सर ये शुरू करिए, वो शुरू करिए, सब होगा समय के साथ। स्टूडियो बनाया है और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे अगर ये यूट्यूब पे निःशुल्क कक्षाएं आपको प्रोवाइड हो रही है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और ज्यादा होगी। और कौन सा सिलेबस कैसे होगा, ऑफलाइन के किस प्रकार होंगे, ये सारा आप निश्चित रहे, एग्जाम से पहले सब कुछ बहुत बढ़िया होगा और बेहतर ढंग से होगा, इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं। परीक्षा तक मैं आपके साथ हूं और निश्चित रूप से अगर ये मुहिम हम लोगों ने चलाई है, अगर ई लर्निंग स्टूडियो के माध्यम से और स्टूडेंट वेलफेयर में अगर ये स्टूडियो बना है और आने वाले समय के अंदर बहुत भारी संख्या में फ्री डिजिटल गाइडेंस भी यूट्यूब के माध्यम से हमारे राजस्थान के ढाणी ढाणी में बैठे हुए विद्यार्थी को मिलेगा, ऐसा विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं। और हमारे साथ कई ऐसी फैकल्टीज भी जुड़ी हुई है, कई सारी फ्री है, कई सारी पेड है।
तो बहुत सारे लेक्चर आपको फ्री लेक्चर्स भी मिलेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन के माध्यम से नॉमिनल चार्ज पर भी भविष्य में उपलब्ध होंगे। लेकिन इतना पक्का है कि विद्यार्थी हितों का ध्यान रखते हुए ऐसी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई आपको देने का प्रयास करेंगे जो अपने आप में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की रणभूमि को भेदने के लिए बहुत जरूरी होती है। मैं अगले वीडियो के अंदर, देखिए अभी धीरे धीरे लाइव क्लासेस में भी आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको राजस्थान के और जिलों के ऊपर भी आपको चर्चा करूंगा। और चूंकि आपके पास खाली मैप भी लेकर नहीं बैठे हो, तो कल की क्लास में आप खाली मैप लेकर बैठे। उम्मीद करता हूं कभी टेक्निकल दिक्कत आए तो आपका कॉपरेशन मिलता रहेगा और आप सकारात्मक कमेंट दीजिए, नेगेटिव कमेंट के साथ आप हमारी ऊर्जा को हतोत्साहित करने का प्रयास ना करें। और आप जितने ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मोटिवेशन मुझे और मेरी टीम को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर।